Good evening, guys. Good evening. Very very good evening to all of you. So I hope मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है सभी तक. Good evening अंजू, मौली, सौरभ. A very very good evening to all of you. तो सेशन में सभी लोग जुड़ जाइए एंड वेलकम टू IAS एप्टीट्यूड. सो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया हैं, अच्छे हैं आप सभी लोग. तो एक बार मुझे पहले कंफर्म करें, क्या मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल क्लियरली? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मुझे पहले कंफर्म करें भाई. ओके, ऑल राइट. गुड इवनिंग. तो सेशन में जुड़ जाइए और सेशन को बराबर से शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकें. तो लास्ट कुछ लेक्चर्स है जो कि सुमित सर ने यहाँ पे लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सर ने जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया है. ओके, ऑल राइट. गुड इवनिंग. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी सिलॉक्स. आज हम सिलॉक्स पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे. जो भी सिलॉक का नाम पहली बार सुन रहा है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सिलॉक से क्वेश्चन पूछ लेता है. तो वी विल स्टार्ट विद सिलॉजिज्म पार्ट. स्टार्ट करें भाई सेशन को. सभी लोग रेडी हैं? आर यू गाइस रेडी? चल वी स्टार्ट. ओके, ठीक है. बिल्कुल, ये जो टाइमिंग है हमारा इसी वीक रहेगा 5 बजे, लेकिन फिर हमारा जो नॉर्मल जो टाइमिंग है 11 AM, ठीक है. सुबह का जो हमारा जो मॉर्निंग टाइम है वही हमारा रहेगा फ्रॉम द नेक्स्ट वीक. तो इस वीक हमारा जो लेक्चर्स रहेंगे दैट विल बी एट 5 PM, ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, चलिए. तो लेट्स स्टार्ट सिलॉक्स. सबसे पहले हम जानते हैं कि सिलॉक्स क्या होता है और हम क्यों पढ़ते हैं. चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलॉक्स के बारे में कि आखिर सिलॉक का मतलब क्या है. तो जरा ध्यान से एक बार यहां पे देखो क्या कह रहा है कि द वर्ड सिलोजिज्म कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फॉर अ लॉजिकल इन्फ्रेंस दैट एरिस्टोटल यूज्ड टू मीन दैट मीन्स वैलिड आर्ग्यूमेंट. सिलॉक का मतलब क्या है? बेसिकली क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? वैलिड आर्ग्यूमेंट. अब ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे भी, ठीक है. तो वैलिड आर्गुमेंट का बेसिकली मतलब ये है, जैसे मैंने कुछ आपसे बात कही, अब आपने एक यहाँ पे मेरा जो आर्ग्यूमेंट जो मैंने बात कही, अगर वो एक आर्ग्यूमेंट है, अगर आपको बताना है कि वो जो मैंने कहा है वो सही है या वो गलत है, वो आप पे डिपेंड करेगा. अगर आप कहोगे वैलिड है यानी कि वो सही है, दैट इज राइट. अगर आप कहोगे दिस इज इनवैलिड यानी कि दिस इज रॉन्ग, यानी कि आप गलत कह रहे हैं, ठीक है. बस यही है कि जो भी मैं स्टेटमेंट कहता हूं वो सही है या नहीं है, उस चीज को हमें जज करना है. इसी को सिलोजिज्म कहते हैं, सिंपल, ठीक है. फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही कह सकते हैं बेसिक रूल है. सिलोजिज्म का जो बेसिक रूल है वो किस पे डिपेंड करता है, उस पर आप एक बार ध्यान दो. कह रहा है इट इज एडवाइजेबल दैट यू शुड नॉट एज्यूम थिंग्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन बिलीव, यानी कि जो भी आपको पहले से पता है उस पे भरोसा नहीं करना, यानी उस पे बेस्ड आपको उसके आर्ग्यूमेंट्स वैलिड है या नहीं है ऐसे जज नहीं करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं ऑल मैंगोज आर फ्रूट. ये तो आपको पता है ऑब्वियसली कि सारे के सारे जो मैंगोज हैं वो क्या है? फ्रूट है. लेकिन ये तो बेसिक नॉलेज है हमारी, ये हमको पता है पहले से. बट सिलोजिज्म में ऐसा होना या ना होना उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि हमारे जो बिलीफ्स है पहले से, जो हमें चीज पता है उस चीज को आप भूल जाओ. सिलॉक्स का जो पहला रूल है वो ये है कि आपके जो पहले के जो बिलीफ्स हैं उस पर यकीन नहीं करना है, राइट. अब ये सिलॉक्स के अंदर सही भी हो सकता है
गलत भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके ओके, जुड़ जाइए सभी लोग सेशन में भाई फटाफट से। तो रूल नंबर 1 ये कहता है जो भी आपके पहले के जो बिलीफ्स है सिलोजिज्म में, उनको अप्लाई आपको नहीं करना है। उसके बाद सिलोजिज्म कैन इजीली बी सॉल्व बाय डूइंग द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलॉग्स को आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप यहां पे सॉल्व करोगे। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका बनाना है आपको? वो बनाना है आपको स्टेटमेंट्स का, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वेन डायग्राम की हेल्प से हम सिलॉग्स को सॉल्व करते हैं। अभी वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता हो कि वेन डायग्राम क्या होते हैं। देखो, वेन डायग्राम का मतलब है अगर मैं किसी भी स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ द फिगर्स, फिगर की हेल्प से अगर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट आर कॉल्ड द वेन डायग्राम। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं जैसे कि यहां पे लिखा है ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, यानी कि सारे के सारे जो मैंगो हैं वो क्या है? फ्रूट का पार्ट है। इसका अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? देखो, एक मैं सर्किल इस तरह से बनाऊंगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सारे के सारे जो हमारे फ्रूट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा मैंगो, तो यानी कि इसको मैं इसके अंदर बनाऊंगा, यानी कि ये जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट करेगा मैंगो वाला पार्ट, और जो बड़ा सर्किल है ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रूट वाला पार्ट। तो इस तरह से वेन डायग्राम की हेल्प से हमको यहां पे सिलॉग्स को रिप्रेजेंट करना है। इतना सिंपल है। अभी बस आप लोग सुनते जाओ, धीरे धीरे आप सारी बातों को कनेक्ट करोगे और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है? शुरू में बहुत ही कंफ्यूजन होगा, बट एट लास्ट यू विल ग्रैब द थिंग्स। नाउ सिलॉग्स के अंदर दो ही चीज है, अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो दो ही चीज है। सबसे पहले एक होता है स्टेटमेंट, और उससे हम निकालते हैं कंक्लूजन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने कुछ बातें कहता हूं, जैसे मैंने 4-5 लाइनें आपके सामने बोली, उसको मैं बोलता हूं स्टेटमेंट। उसके ऊपर बेस्ड मैं यहां पे कुछ कंक्लूजन्स निकालता हूं कि भाई जो मैंने कहा, पिछले जो 4-5 लाइनें बोली, उसके ऊपर मैं कुछ मैं कहना चाहता हूं। फिर आप बोलोगे कि जो मैं अब कह रहा हूं, कंक्लूजन निकाल रहा हूं, क्या वो सही है या वो नहीं है। राइट? तो सबसे पहले हमको स्टेटमेंट्स के वेन डायग्राम बनाने हैं। और वेन डायग्राम बनाने के बाद एक एक करके हमें सारे कंक्लूजन्स को फॉलो करना है। इस जो हमारा कंक्लूजन है क्या वो वैलिड है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं सम ए आर बी। मैं कहता हूं आपसे कुछ ए क्या है? कुछ ए बी है। फिर मैं आपसे कहता हूं सम बी आर सी। दीज आर स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इसके ऊपर बेस में कुछ कंक्लूजन निकाल रहा हूं, क्या? सम ए आर सी, यानी कि कुछ ए का पार्ट क्या है? सी का पार्ट। ऐसा कंक्लूजन ये सही है नहीं, इसको बताने के लिए आपको सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर दिस। देखो, सम ए आर बी, इसके बारे में बात करेंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, बट एक एग्जांपल से देख लो। अभी सम ए आर बी का मतलब क्या है? कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट है। सम ए आर बी यानी कि जो कुछ ए का जो पार्ट है वो बी का भी पार्ट है। उसके बाद सम बी आर सी, कुछ जो बी का पार्ट है वो सी का पार्ट है। सम बी आर सी, लाइक दिस इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। उसके बाद कंक्लूजन हमसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। कंक्लूजन कह रहा है सम ए आर सी, यानी कि कुछ ए का पार्ट सी का पार्ट है। तो भाई ऐसा कंक्लूजन निकालना कि कुछ ए का पार्ट सी का पार्ट होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ना ही डायरेक्टली हमको दिख रहा है ना ही इनडायरेक्टली दिख रहा है। तो ए और सी का कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ऐसा कंक्लूजन निकालना
जो ना ही डायरेक्टली दिख रहा है हमें कुछ, ना ही कुछ इनडायरेक्टली रिलेशन दिख रहा है, दैट विल ऑलवेज बी रॉन्ग। ठीक है, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो सबको समझ में आएगा। तो एक मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, हो सकता है एक हो सकता है दो, हो सकता है तीन हो, कितने भी हो सकते हैं, और कंक्लूजन भी आपके पास कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम एंड जस्ट यू हैव टू फॉलो द कंक्लूजंस। अगर वैलिड है, सही है, देन इट विल बी ऑल राइट, नहीं है देन इट विल बी। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट के बारे में हमने बात तो करी। अब स्टेटमेंट के भी कुछ टाइप होते हैं। देयर आर ब्रॉडली, अगर हम कैटेगराइज करें तो 2 तरह के स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, जिसके अंदर पॉजिटिविटी है, जैसे कि सम हो गया, ऑल हो गया। नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट जिसके अंदर हम नॉट का यूज करते हैं, जैसे कि सम नॉट एंड नो, जिसमें नो नॉट इस तरह के वर्ड का हम यूज करते हैं, दैट आर कॉल्ड नेगेटिव स्टेटमेंट। सम, ऑल, इस तरह के जो स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे यही टर्म बार बार हम यूज करेंगे। ओके, चलो अब क्या करते हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा है पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर सम के भी कुछ अल्टरनेट वर्ड्स हैं, जो कि आपको जब स्टेटमेंट देगा तो वो यूज कर सकता है। हमेशा सम का यूज नहीं करेगा, हमारे पास बहुत से ऐसे और भी इसके अल्टरनेट वर्ड्स हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम की जगह अगर फ्यू यूज करेगा, a few, at least some, at most all, many, most of, mostly, more, generally, इन सारे शब्द का अगर यूज करता है, इसका मतलब वो सम ही कह रहा है, यानी कि उसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो सेम बनेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सम ए आर बी। क्या बोल रहा हूं मैं, सम ए आर बी, और उसके नीचे लिखता हूं मैं फ्यू ए आर बी। दोनों एक ही चीज है, चाहे सम ए आर बी बोलूं चाहे फ्यू ए आर बी बोलूं, सिलॉक्स में दोनों सेम है, क्योंकि उसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगा, सम ए आर बी का भी एंड फ्यू ए आर बी का भी, दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये कुछ अल्टरनेट्स हैं, आपको सब याद नहीं करने, आपको खुद ही पता लग जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, और भी काफी सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद ऑल की भी कुछ अल्टरनेट वर्ड्स हैं, जैसे कि ईच हो गया, एवरी हो गया, एनी है, ओनली है एंड 100%। इन शब्द का अगर यूज होता है, इसका मतलब है ऑल के बारे में बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ए आर बी, यानी कि सारे के सारे ए क्या है, बी है। ऑल ए आर बी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल ए आर बी, यानी कि सारे के सारे ए जो है वो बी का पार्ट है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ईच ए आर बी, तब भी आपका डायग्राम सेम बनेगा, ईच ए आर बी, दैट विल बी सेम। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करेंगे सम नॉट। सम नॉट को हम हार्डली भी बोल सकते हैं, शेल्डम भी बोल सकते हैं, ये तीनों चीजें एक ही हैं। जैसे मैं कहता हूं आपसे सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कुछ जो ए का पार्ट है, यानी कि कुछ ए का मतलब कुछ ऐसा पार्ट लोगे क्योंकि बी के पार्ट से रिलेशन नहीं रखता है, तो आप कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करोगे कि कुछ ए का जो पार्ट है वो बी का पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। सम ए आर नॉट लाइक दिस। चाहे आप इसको ऐसे बोलो
हार्डली ए आर बी। हार्डली ए आर बी का मतलब है कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं। हार्डली का मतलब क्या है? मुश्किल से कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं। मुश्किल से मतलब कुछ पार्ट, लाइक दिस। ठीक, रेयर, राइट। इसके बाद नो। नो के अल्टरनेट वर्ड्स क्या हैं? नन हो गया, नेवर हो गया, नॉट, ऑल नॉट हो गया, नो वन हो गया। इस तरह के शब्द का यूज करेगा, यानी कि क्या कह रहा है? नो कह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं है। नो ए आर बी, यानी कि इस तरह से नो ए आर बी, लाइक दिस। कोई भी ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं है। इसी को ऐसे बोल सकता है नन ए आर बी, यानी कि कोई भी ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गई ना कि किस किस तरह से इन अल्टरनेट वर्ड्स का ये यूज कर सकता है ड्यूरिंग द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जब ये बोलेगा तब। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनाए जाते हैं। हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम फ्रॉम दी स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट कैसे कैसे बोल सकता है, क्लियर हो गया है? ओके, ऑलराइट। चलो, जैसे कि सम ए आर बी, वैसे तो ऑलरेडी मैं ये सब बता चुका हूं अभी लेकिन सारे के सारे कवर हो जाएंगे यहाँ पे। सम ए आर बी का मतलब क्या है? कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट है। जब भी ऐसा कुछ आए, सम ए आर बी, सम सी आर डी, सम डी आर ई, इस तरह से, यानी कि आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है सब जगह, लाइक दिस। ठीक है, चाहे शेड करो मत करो, दैट डजंट मैटर। उसके बाद नंबर 2, ऑल ए आर बी, यानी कि सारे के सारे जो ए हैं, ऑल ए आर बी। इस तरह से ऑल ए आर बी, यानी कि सारा का सारा जो ए है वो बी का पार्ट है। तो आपको इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है, लाइक दिस। तो चाहो तो आप इसको एक जगह लिख भी लो। ठीक है, इसके बाद नंबर 3, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए का जो पार्ट है वो बी का पार्ट नहीं है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दो इस तरह से सेपरेट सर्किल बनाएंगे और ए का कुछ पार्ट लेंगे, ये वाला, और उसका रिलेशन बी से क्रॉस शो करेंगे, यानी कि इसका रिलेशन बी से कभी भी नहीं हो सकता। देखो, अगर ए का ये जो पार्ट है, ए का ये जो पार्ट है, इसका रिलेशन अगर बी से नहीं है तो बी का रिलेशन भी ए से किसी भी हाल में फिर नहीं होगा। बिल्कुल सही है, नो बी इज ए, नहीं कोई भी जो बी का पार्ट है वो ए का पार्ट नहीं होगा। अगर ऐसे कहेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका अगर एक कंक्लूजन माना जाए, आप कह रहे हो नो बी इज ए कहोगे, तो ऐसा कहना जो कंक्लूजन है दैट विल बी रॉन्ग। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि भाई बी का कोई भी पार्ट ए का पार्ट नहीं हो सकता, कोई भी बी का पार्ट ए का पार्ट नहीं हो सकता, ऐसा कहना गलत है। क्योंकि बी का पार्ट
ए का पार्ट नहीं हो सकता, केवल ये वाला, लेकिन बाकी तो पॉसिबल है। अगर वो पॉसिबल है तो ऐसा कहना गलत है, यानी कि दैट विल बी अ इनवैलिड आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन। सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी इंप्लाइज सम ए आर बी, दोनों का डायग्राम सेम होगा। एक सेकेंड, आप कह रहे हो सम ए आर बी, ठीक है भाई, कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट है, लाइक दिस। फिर कह रहे हो आप एंड सम ए आर नॉट बी एंड सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं है और कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट है, ठीक है। दोनों का डायग्राम सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। आपका डायग्राम तो सेम होगा लेकिन उसको कहने का मतलब अलग होगा। अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा। जैसे कि सम ए आर बी में हम क्या कहेंगे, जरा ध्यान से देखो। सम ए आर बी का डायग्राम भी ऐसा होगा। अगर आप कह रहे हो सम ए आर नॉट बी, आप उसका डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो, ये बात ठीक है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो गए। क्यों? अगर आप कह रहे हो कुछ ए का पार्ट ये बी का पार्ट नहीं है, आप इसको अगर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो यहां पे गलती होने के चांसेस हैं। क्यों? आप ये सोचोगे अगर कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं है, बाकी का ए का पार्ट बी का पार्ट होना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट वैलिड, यानी कि अगर कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है वो बी का पार्ट नहीं होगा, ऐसा कहना गलत है, ठीक है। इसलिए उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसा डायग्राम आप मत बनाओ, इसके लिए मैंने ये डायग्राम आपके लिए बना रखा है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस विल बी सम ए आर नॉट बी। नेक्स्ट, इसके बाद नंबर 4, नो ए आर बी, कोई भी ए, नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए बी का पार्ट नहीं। नो ए आर बी का मतलब नो ए आर बी, यानी कि इस तरह से, नो ए आर बी यानी कि इस तरह से कोई भी ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं है। विल ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। बिल्कुल, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत, तभी आपको बहुत चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गए आपके 4 डायग्राम, आपको इस तरह से यहाँ पे बनाने हैं। कभी कभी ऐसा भी बोल देता, देखो ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, सम बी आर ए, पॉसिबिलिटी, हाँ वो पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट में होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी चीज, अगर हम उसमें मिक्स करेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन और बढ़ेगा। पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा ओनली ए आर बी, यानी केवल जो ए है वो ही बी हो सकते हैं, वही केवल बी का पार्ट हो सकता है। इसको अगर आप कभी भी आपको इस तरह से बोले ओनली दिस आर दिस, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ऑल बी आर ए, लाइक दिस। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो ऑल बी आर ए, यानी इसको आप डी कोड अगर करोगे तो इस तरह का अगर डायग्राम बनाओगे ऑल बी आर ए का, दैट विल बी सेम एज इट इज एज दिस ओनली ए आर बी। जब भी ओनली शब्द का यूज करे किसी के आगे तो आप इस तरह से करोगे, जो बाद वाला पार्ट है लाइक बी, सारा का सारा बी, वो क्या है ए, लाइक दिस ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, इसको हम बोलेंगे ओनली ए आर बी। राइट, अभी हमने पीछे इसी के बारे में बात करी थी कि यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेट वर्ड्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। वो समझोगे कब? जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, ठीक है।
तो इन चीज को देख लो एक बार। फिर आगे हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एप्टीट्यूड, CSIR नेट, गेट किसी भी चीज़ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप IFS एप्लीकेशन, जो IFS आपको प्ले स्टोर पे यहाँ पे IFS नाम से मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अगर आपको पता नहीं कि IFS का कोई एप्लीकेशन भी है, तो इस ऐप को आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो मॉक टेस्ट के बारे में बात करता हूँ, फ्री टेस्ट के बारे में बात करता हूँ, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए वहाँ पे रजिस्टर करिए और यहाँ पे फ्री जो मॉक टेस्ट है उसको टाइम टू टाइम दिया करो, जिससे क्या होगा, आपका जो भी प्रिपरेशन है वो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो हाँ, मैं बात कर रहा था यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन के बारे में। क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन होगा डायरेक्ट रिलेशन में, और इसमें इनडायरेक्ट होगा। सिंपल, मतलब जैसे जैसे हमसे कह रहा है स्टेटमेंट सम A आर बी ऑल B आर सी। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने तो कैसा बनेगा, सम A आर बी, देखते रहना, सम A आर बी, कुछ A का पार्ट B का पार्ट है ये वाला, ऑल B आर सी, देखिए सारा का सारा जो B है वो किसके अंदर आएगा, C के अंदर आएगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो पार्ट है, जो मैं शेड कर रहा हूं पार्ट, ये तीनों में कॉमन है भाई। वो A में भी आ रहा है, B में भी आ रहा है और C में भी आ रहा है, ऑटोमेटिकली वो तीनों में आएगा। अब कंक्लूजन ये निकाल रहा है सम C आर A, कुछ जो C का पार्ट है वो A का पार्ट होगा, कुछ जो C का पार्ट है वो A का पार्ट है। बिल्कुल है भाई, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है जो मैं शेड कर रहा हूं ये तीनों में कॉमन है, तो कुछ जो C का पार्ट है वो A का पार्ट भी होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। A और C के बारे में डायरेक्टली हमसे स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हमको पता लग रहा है इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से कि A और C में सम का रिलेशन है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिलेशन। इज इट क्लियर? तो सिलॉक्स में दो ही तरह से कोई भी स्टेटमेंट वैलिड हो सकता है, या तो डायरेक्ट कोई रिलेशन हमको दिख रहा है वेन डायग्राम से, या इनडायरेक्ट कोई रिलेशन हमको दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी है दैट विल ऑलवेज बी इनवैलिड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। एक और देखो, एक और है, कह रहा है नो A आर बी, कोई भी A का पार्ट B का पार्ट नहीं है। नो A आर बी लाइक दिस, नो A आर बी। ऑलराइट, उसके बाद ऑल B आर C, सारा का सारा जो B है ऑल B आर C, सारा का सारा B C का पार्ट है। अब हमसे कह रहा है सम C इज नॉट A, कुछ जो C का पार्ट है वो A का पार्ट नहीं होगा। भाई ये तो ठीक है एकदम, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी A का पार्ट B का पार्ट नहीं है तो C का वो पार्ट जो B में आ रहा है, C का वो पार्ट जो कि B में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो A का पार्ट नहीं हो सकता। क्यों? A और B में नो का रिलेशन है, तो C का वो पार्ट जो B का पार्ट है, दैट्स वाई सम C इज नॉट A विल बी ट्रू। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो यहां भी A और C में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जब क्वेश्चन आप करोगे तो ये चीज आपको तब वहां पे पता लगेगी। ठीक है, तो ये क्या है भाई, दिस विल बी ट्रू। बताइए भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। चलो, एक ये सवाल है, जरा आप लोग ट्राई करो जरा इसको, फिर मुझे बताओ।
यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और यहाँ पे आपको 2 कंक्लूजन यहाँ पे दे रखे हैं। 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन ठीक है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। चलो फटाफट से एक बार मुझे बता दो। बोथ आर ट्रू, ओके ऑल राइट। चलो स्टेटमेंट हमसे कह रहा है ऑल ब्लू आर पर्पल। सारा का सारा जो ब्लू है वो क्या है, पर्पल का पार्ट है। ऑल ब्लू आर पर्पल। सम पर्पल आर नॉट वाइट। कुछ जो पर्पल का पार्ट है वो वाइट नहीं है। यानी कि किस तरह से शो करोगे, इस तरह से कि कुछ जो पर्पल का पार्ट है वो वाइट का पार्ट नहीं है। ठीक। ऑल वाइट आर ब्लैक। सारा का सारा जो वाइट है, सारा का सारा जो वाइट है, ऑल वाइट आर ब्लैक। सारा का सारा वाइट ब्लैक का पार्ट है। कह रहा है सारा का सारा जो वाइट है ब्लैक का पार्ट। एक सेकेंड। ऑल ब्लू आर पर्पल, सम पर्पल आर नॉट वाइट, ऑल वाइट आर ब्लैक। अच्छा ब्लैक है ना, सारा का सारा जो वाइट है वो ब्लैक है। दिस इज ब्लैक एंड दिस इज ब्लू। अब कंक्लूजन हमसे ये कह रहा है सम पर्पल आर ब्लू। सम पर्पल आर ब्लू। कुछ जो पर्पल का पार्ट है ब्लू का पार्ट है। ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि पर्पल के अंदर ही तो बैठा है वो। आगे देखो, कह रहा है सम वाइट आर नॉट ब्लू। कुछ जो वाइट का पार्ट है वो ब्लू का पार्ट नहीं है। इसके बारे में बताइए। कह रहा है कुछ जो वाइट का पार्ट है वो ब्लू का पार्ट नहीं है। क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि कुछ वाइट का पार्ट ब्लू का पार्ट हो जाए? सम वाइट आर नॉट ब्लू, ऐसा कह रहा है, बताओ इज इट राइट और रॉन्ग? आप कह रहे हो भाई दोनों ट्रू है। जरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि भाई कुछ जो पर्पल का पार्ट है वो वाइट नहीं है। जो पर्पल का जो पार्ट है वो वाइट नहीं है। अगर ये वाला पार्ट वाइट नहीं है तो कह रहा है कुछ वाइट का पार्ट ब्लू नहीं है। कुछ वाइट का पार्ट ब्लू नहीं है, यानी कि क्या ये ट्रू होगा? ये कहना गलत होगा। ये कहना गलत होगा। सम वाइट आर नॉट ब्लू, यानी कि इसके बारे में हमें डायरेक्टली कुछ पता है क्या? नहीं पता है। अगर ये कहता सम वाइट आर ब्लू, कुछ वाइट का पार्ट ब्लू है, तब भी ये गलत होता। अब ये कह रहा है सम वाइट आर नॉट ब्लू, ये तब भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वाइट और ब्लू के बीच में हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है। जब तक किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है सिलोजिज्म के अंदर, दैट विल ऑलवेज बी रॉन्ग। हमेशा और हमेशा वो चीज गलत होगी। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो हालांकि आपको दिख रहा है व्हाइट और ब्लू के बीच में कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, यानी कि ये वाला पार्ट इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें हो तो सकता है। पॉसिबिलिटी तो है ना, किसी भी चीज की जो पॉसिबिलिटी नो तो नहीं है ना बिल्कुल। यानी कि अगर ये पॉसिबल है दैट मीन्स इसके बारे में कुछ हम श्योर नहीं कह सकते, और जिस के बारे में हम श्योर नहीं कह सकते दैट विल ऑलवेज बी रॉन्ग, ठीक है? तो दैट विल ऑलवेज बी इनवैलिड, ठीक है? धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी क्योंकि इनवैलिड क्यों है, कैसे है। प्रैक्टिस के साथ होगा जब नए नए क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, ठीक है? ओके चलो
एक क्वेश्चन अब करो जरा, आपके सामने आ रहा है। 3 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस। एक बार ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए। ऑप्शन डी। ओके, सिंपल है। कह रहे ऑल ट्री इज मैंगो। ठीक है भाई, ऑल ट्री इज मैंगो। ऑल मैंगोज आर ऑरेंज, like this. Some oranges are papaya, like this. Simple. All mangoes are tree. All mangoes are tree. सारे का सारा जो मैंगो है वो क्या है? All mangoes are tree. ये गलत होगा। सारा का सारा मैंगो का पार्ट ट्री का पार्ट होगा, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि जो बाहर वाला जो पार्ट है ये ट्री नहीं होगा। यानी कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, दैट विल ऑलवेज बी रॉन्ग। सम पपाया ट्री, सम पपाया ट्री, ये भी गलत है। इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो दोनों गलत हैं। अब देखो, ऑल मैंगो आर ट्री, सम पपाया आर ट्री, यानी कि नाइदर वन नॉर टू। सिंपल था। चलो इसको करिए। ऑप्शन ए। ओके, ऑल राइट। चलो, कह रहा है सम आर्म आर लेग, सम आर्म आर लेग। ठीक है। नो लेग्स आर शूज, नो लेग्स आर शूज। ठीक है। ऑल शूज आर शॉक्स, ऑल शूज आर शॉक्स। कंक्लूजन निकाला है, ऑल आर्म कैन नेवर बी शू, ऑल आर्म
देखो ये पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट आ गया, हालांकि मैंने पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट के बारे में आपको बताया नहीं है, बट हाँ इसको कर लेते हैं, फिर आगे मैं अच्छे से बता भी दूंगा। देखो ऑल आर्म कैन नेवर बी शू, अभी नेवर को एक बार भूल जाओ। अब ऐसे देखो ऑल आर्म आर शूज, इसको ऐसे पढ़ो, कैसे? ऑल आर्म आर शूज, ऑल आर्म आर शूज, सारे के सारे जो आर्म हैं वो क्या है? शूज का पार्ट है। सारा का सारा आर्म शू का पार्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? आपको पता है कोई भी लेग शू का पार्ट नहीं है, कोई भी लेग शू का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लेग है जो आर्म का भी पार्ट है, तो सारा का सारा आर्म शू के अंदर नहीं आ सकता। ऑल आर्म आर शूज, तब ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। अभी कह रहे ऑल आर्म कैन नेवर बी शूज, कि सारा का सारा आर्म शूज के अंदर कभी भी नहीं आ सकता, कैन नेवर बी, इसका मतलब दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि ये जो पार्ट है ना लेग का, ये कभी भी शू के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए ये सारा का सारा आर्म कभी भी शूज के अंदर नहीं आ सकता। क्यों? ये वाला पार्ट आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज दिस इज इनवैलिड, दैट्स व्हाई दिस विल बी ट्रू। ये ट्रू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि सारा का सारा आर्म कभी भी शू के अंदर नहीं आ सकता है, नेवर भी कह रहा है, इसका मतलब ये ठीक कह रहा है। सम शॉक्स कैन बी आर्म, सम शॉक्स some shocks, just a second, some shocks can be arm। हाँ अब ये देखो भाई, शॉक्स का जो पार्ट है, ये जो शॉक्स का जो पार्ट है ना ये वाला, कह रहा सम शॉक्स कैन बी आर्म, कैन बी, अगेन दिस इज पॉसिबिलिटी। जो पॉसिबिलिटी की जितनी भी स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें कैन बी, पॉसिबिलिटी, इस तरह के स्टेटमेंट का यूज करता है बार बार, ठीक है? तो ये भी पॉसिबिलिटी है। कह रहा सम शॉक्स कैन बी आर्म, कुछ जो सॉक्स हैं वो आर्म हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? सॉक्स और आर्म के बीच में कोई भी नो का रिलेशन नहीं है, कोई भी नो का रिलेशन नहीं कि ये नहीं हो सकता। कहीं भी कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है। तो कह रहा है सम सॉक्स कैन बी आर्म्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। हाँ, सॉक्स और आर्म के बीच में कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, नो का भी रिलेशन नहीं है, होने का भी रिलेशन नहीं है, दोनों का रिलेशन नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट नहीं होता, केवल इतना सा पूछता सम शॉक्स आर आर्म, कुछ जो शॉक्स हैं वो क्या है? आर्म है, तो इसके बारे में हमें नहीं पता इनके बारे में, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं तो हम क्या कहते हैं? दिस इज रॉन्ग, तब वो हम गलत कह देते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट में, पॉसिबिलिटी के की जब हम बात करेंगे तब वो ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्या ये पॉसिबल नहीं है क्या शॉक्स आर्म हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो पॉसिबल तो है लेकिन श्योर नहीं है, तो वो श्योर पूछ भी नहीं रहा है, वो केवल हमसे पॉसिबल पूछ रहा है, यानी कि दोनों ट्रू हो जाएंगे। ठीक है? सो बोथ आर ट्रू, यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 and 2 विल बी फॉलोड, 1 और 2 दोनों फॉलो करने चाहिए। ठीक है? तो क्वेश्चन में कहीं भी कंक्लूजन में बिल्कुल पॉसिबल वो नहीं पूछ रहा है कि ये होना ही चाहिए, कंफर्म है, वैलिड है, हमसे पूछ रहा है कैन बी, यानी कि पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। चलो करिए इसको। बिल्कुल, स्लॉग्स में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। इनिशियली आपको कंफ्यूजन बहुत होगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, नए नए स्टेटमेंट्स देखोगे, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी हैं अगर आप खूब प्रैक्टिस करते हो तो। ऑप्शन सी, ओके ऑलराइट, यानी कि आइदर 1 और 2 फॉलो,
यानी कि या तो पहला या तो दूसरा। चलो अभी देखते हैं और बताइए भाई, सभी लोग करें आंसर। ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। देखो हमसे कह रहा है स्टेटमेंट में ऑल म्यूजिक आर वॉर। सारा का सारा जो म्यूजिक है, ऑल म्यूजिक आर ऑल म्यूजिक आर वॉर, इस तरह से होगा, ठीक है। और नो वॉर इज क्वीन, नो वॉर इज क्वीन, नो वॉर इज क्वीन, ठीक। नो म्यूजिक इज फॉरेस्ट, नो म्यूजिक नो म्यूजिक इज फॉरेस्ट, नो म्यूजिक इज फॉरेस्ट, यानी कि कुछ इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं रिप्रेजेंट। अब कह रहा है सम म्यूजिक आर नॉट क्वीन, सम म्यूजिक आर, कुछ जो म्यूजिक का पार्ट है वो क्वीन का पार्ट नहीं होगा। ये तो ठीक है भाई कि भाई जो म्यूजिक का पार्ट है वो क्वीन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जो हमारे वॉर है वो अगर क्वीन नहीं है तो सम म्यूजिक आर नॉट क्वीन, ये भी ठीक हो जाएगा, दिस विल बी राइट। अभी देख लेते हैं सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट, सम वॉर आर, कुछ जो वॉर का पार्ट है वो फॉरेस्ट नहीं होगा, ये भी ठीक है। क्यों भाई, वॉर का पार्ट कौन सा है, ये वाला है ना, जो कि म्यूजिक के अंदर है, यानी कि म्यूजिक का ये वाला पार्ट और वॉर का ये वाला पार्ट दोनों कॉमन है। तो हमें पता है फॉरेस्ट और म्यूजिक में नो का रिलेशन है, तो वॉर का ये जो पार्ट है म्यूजिक, ये इसका पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब सम पार्ट ऑफ वॉर विल नॉट बी फॉरेस्ट, दैट विल बी राइट। लेकिन दोनों के दोनों ठीक है एकदम। बोथ कंक्लूजन नंबर 1 and 2 विल बी फॉलोड। ए नहीं होगा, केवल पहला कंक्लूजन सही नहीं है, दूसरा भी ठीक है। कह रहा है सम वॉर, कुछ जो वॉर का पार्ट है, कौन किसके बारे में बात कर रहा है, म्यूजिक के बारे में बात कर रहा है, वो फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है। वो तो हमको पहले से पता है कि फॉरेस्ट और म्यूजिक के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसको करिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ओके ऑल राइट। चलो हमसे कह रहा है सम जीनियस आर क्रेजी, सम जीनियस आर क्रेजी, ऑल क्रेजी आर मैड, ऑल क्रेजी आर मैड, सम मैड आर सुपर हीरो, सम मैड आर सुपर हीरो, लाइक दिस। कंक्लूजन हमसे कह रहा है सम मैड आर नॉट जीनियस, सम मैड आर नॉट जीनियस। देखो सबसे पहला रूल तो मैंने आपको बताया है, सिलॉक्स का ये भी रूल होता है कि अगर सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके पॉजिटिव हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट अगर आपके पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है, सब चीज मैं कह रहा हूं ऐसा होगा पॉसिबल है, यानी कि ऐसी चीज सारे पॉजिटिव में स्टेटमेंट आपसे कह रहा हूं, तो कंक्लूजन में नॉट में कभी भी नहीं कह सकता। तो आंख बंद करके आप उसको गलत कह दो। क्यों? स्टेटमेंट कभी भी पॉजिटिव होगा, यानी कि सारे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव रहते हैं तो कंक्लूजन उसका नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। सम मैड आर नॉट जीनियस, सम मैड आर
नॉट जीनियस, कुछ मैड का पार्ट जीनियस नहीं है, भाई ये गलत है। फिर कह रहा है ऑल मैड आर जीनियस, सारा का सारा जो मैड है, ऑल मैड आर जीनियस, मतलब क्या है, सारा का सारा जो मैड है वो जीनियस है, ऑल मैड आर जीनियस। भाई ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमसे जीनियस और मैड के बीच में केवल सम का रिलेशन दिख रहा है, ऑल का रिलेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन देखो, अब जरा ध्यान से देखना, सम मैड आर नॉट जीनियस, कुछ जो मैड का पार्ट है वो जीनियस नहीं है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा कि ऑल मैड आर जीनियस, यानी कि सारा का सारा मैड जीनियस के अंदर आ जाएगा। दोनों इंडिविजुअली देखा जाए, अगर एक ही कंक्लूजन को मैं एक बार में देखूं, तो इंडिविजुअल बेसिस पे दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, अपनी अपनी जगह गलत है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ देखा जाए तो भाई दोनों में से एक चीज तो पॉसिबल है ना, यानी कि दोनों में से एक ना एक तो होगी। मैं कुछ ऐसा कहता हूं आपसे, मैं आपसे स्टेटमेंट में कुछ कहूंगा, कंक्लूजन में मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया और मैं कंक्लूजन में ये कह रहा हूं, क्या आया, यू गेट टेल्स। दूसरे वाले में मैं कहता हूं यू गेट हेड। आप दोनों को रॉन्ग कर दोगे, भाई कोई जरूरी नहीं कि हेड आ जाए, कोई जरूरी नहीं है टेल्स आ जाए, लेकिन अगर दोनों को एक साथ देखोगे तो आपको ये चीज पता लगेगी कि दोनों में से एक ना एक तो होगा ना, यानी कि दोनों में से एक ना एक होगा, यानी कि आइदर ऑफ टू, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 विल फॉलो। अगर ये चीज नहीं होगी तो भाई ऑटोमेटिकली फिर ये वाली चीज होगी, अगर ये चीज नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली फिर पहली वाली चीज होनी चाहिए। सम मैड आर नॉट जीनियस, सम मैड आर नॉट जीनियस, ठीक है। फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया, देखो सम मैड आर नॉट जीनियस कह रहे हैं ना कि कुछ जो मैड का पार्ट है वो जीनियस नहीं होगा। कभी भी आप ये मत मानो कि भाई अगर ये वाला पार्ट कुछ जीनियस का पार्ट अगर मैड है तो बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो नॉट वाला पार्ट होगा, ऐसा कभी भी नहीं कहा है स्टेटमेंट में आपसे। जब तक बोला नहीं गया ना कि बाकी का बचा हुआ पार्ट वो नॉट वाला पार्ट है, तब तक आप इस चीज को एज्यूम नहीं करोगे। सिलॉक्स का यही रूल होता है, जब तक आपको स्टेटमेंट में कुछ साफ साफ ना बताया गया हो या इनडायरेक्टली आपको ना समझ में ना दिख रहा हो, आप तब तक इस तरह से जस्ट बिकॉज कि वो दिख नहीं रहे, उनके बीच में कोई रिलेशन नो, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, आप उसको नॉट मत मान के चलो, दिस इज नॉट, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, अगर कुछ इसका पार्ट ये है तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट नॉट में नहीं चला जाएगा, वो हो सकता है वाला पार्ट। सम कह रहा है तो इसका मतलब इन दोनों में सम का रिलेशन है, बाकी रिलेशन हम अपने तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते। बट सर सम मैड आर मीन सम एक सेकेंड, क्या कह रहे हो आप, सम मैड आर नॉट जीनियस, सम मैड आर नॉट जीनियस मीन्स सम मैड आर जीनियस, ऐसा नहीं है। अगर सम मैड आर नॉट जीनियस कह रहा है, सम मैड आर नॉट जीनियस कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी का जो बचा हुआ जो मैड वाला पार्ट है वो जीनियस हो जाएगा, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं, हम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो कि अगर ये कह रहा है कि कुछ मैड का पार्ट जीनियस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी का बचा हुआ पार्ट जीनियस हो जाएगा, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। तो जितना आपको दे रखा है स्टेटमेंट में कि ये वाला पार्ट ये नहीं है, तो बस उतना ही आपको जानना है, बस अपने मन से ये चीज नहीं निकालनी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा समझना है। तभी आपसे शुरुआत में ये बोला गया था कि आपके जो कॉमन जो बिलीफ्स हैं उस पर यकीन नहीं रखना है, अगर वो चीज यहाँ पे इंक्लूड करोगे तो सिलॉक के क्वेश्चन पे गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि किसी चीज के बारे में पूरी तरह से क्या होना, कॉन्फिडेंट होना कि ऐसी चीज होगी ही। चलो, तो इसका आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइदर 1 और 2 विल फॉलो। चलो, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, एक आध क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा करने के लिए एज अ प्रैक्टिस।
ये चीज मैंने देखो आपको पहले ही कही थी कि सिलॉक्स इज कंफ्यूजिंग, बट अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे घर पे बैठ के थोड़ी 10-20 क्वेश्चनों की, तो आपको समझ में आने लगे। करिए इसको। बोथ फॉल्स लग रहे हैं, चलो देखते हैं। स्टेटमेंट हमसे कह रहा है नो आईज आर ब्यूटीफुल। नो आईज आर ब्यूटीफुल, यानी कोई भी आई ब्यूटीफुल नहीं है, यानी कि आई का रिलेशन ब्यूटीफुल से नहीं है। नो ब्यूटीफुल इज सॉफ्ट, नो ब्यूटीफुल इज सॉफ्ट, ठीक। ऑल सॉफ्ट आर डॉग, सारे के सारे जो सॉफ्ट है वो कौन है? डॉग हैं। ऑल सॉफ्ट आर डॉग, लाइक दिस। ये तो हो गया इसका वेन डायग्राम। सम डॉग आर आई, सम डॉग आर आई, भाई कुछ जो डॉग है वो आई का पार्ट है, ये तो गलत है। इसके बीच में कोई भी इनडायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है, कोई डायरेक्ट भी नहीं है। सम डॉग आर आई कहना गलत है। ऑल डॉग आर सॉफ्ट, ऑल डॉग आर, सारे के सारे जो डॉग हैं वो सॉफ्ट का पार्ट है, भाई ये भी गलत है। इसका मतलब तो ये है कि जो हमारा ऑल डॉग आर सॉफ्ट, जस्ट अ सेकेंड, ऑल डॉग आर सॉफ्ट एंड सम डॉग आर आई, ठीक है। दोनों के दोनों गलत हैं और आइदर और का भी कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। नाइदर ही इसका आंसर होना चाहिए। इफ नाइदर कंक्लूजन वन, देखो इसको नाइदर कर लो, सी वाले को नाइदर कर लो, तो एकदम बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना सिलॉग, तो आप आंसर कर दे रहे हो आसानी से। बिल्कुल ठीक है, नाइदर इसका आंसर होगा क्योंकि दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत है, ठीक है। आया समझ? ऑप्शंस आर रॉन्ग। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उनको करना और कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर करना। पहला सवाल है ये, दिस इज फॉर योर होमवर्क, और इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको मुझे बताना, ठीक है। एक ये और एक ये, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन करवाए, अब 10-20 क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। अभी जाके प्रैक्टिस कर लेना तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो बाकी पॉसिबिलिटी की जो स्टेटमेंट्स उसके बारे में बात करेंगे किसी दूसरी क्लास में। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, और मॉक टेस्ट वगैरह आप देते रहो। मॉक टेस्ट देने से थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, पता लगेगा कि आपको कितना आ रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि होगा आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन। थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के आना जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और ये जो आपका जो लेक्चर्स हैं जो शाम के टाइम पे 5 बजे हो रहे हैं, नेक्स्ट वीक से 11 बजे होंगे सुबह। ओके, थैंक यू सो मच।